कई इलाकों पर कब्जा कर लिया। जनसंघ ने इसका विरोध किया और देश भर से जुटे 5 लाख लोगों ने दिल्ली आकर फौज न हारी, कौम न हारी, हार गई सरकार हमारी का नारा दिया। जनसंघ के समर्थन से तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को हिम्मत मिली और भारतीय सेना ने पाकिस्तान पर विजय पा ली। और इसके बाद देश में आया वो दौर जिसे भारतीय लोकतंत्र का सबसे स्याह दाग माना जाता है, आपातकाल। आपातकाल के दौरान तमाम बड़े विपक्षी नेताओं को जेल में डाल दिया गया और उन्हें यातनाएं दी गई। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया। जनसंघ के हजारों कार्यकर्ताओं ने अग्रिम पंक्ति में खड़े होकर आपातकाल के दंश को झेला और 1977 के चुनाव में जनता पार्टी के नेतृत्व में देश को नई सरकार मिली। पर भारतीय राजनीति का यह पहल प्रयोग ज्यादा दिन नहीं चल पाया और आपसी लड़ाई व कांग्रेस के षड्यंत्रों के कारण सरकार गिर गई और 6 अप्रैल 1980 को जनता पार्टी से अलग होकर भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ। 1987 में देश में राजीव गांधी की सरकार थी। बोफोर्स मामले में उनकी सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे और शाहबानो केस ने उनकी अल्पसंख्यक वोट बैंक की राजनीति का पर्दाफाश कर दिया। 25 सितंबर 1989 को पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के मौके पर श्री लाल कृष्ण आडवाणी ने गुजरात के सोमनाथ से राम रथ यात्रा शुरू की। देश के जिस भी भाग से ये यात्रा निकली, इसे अपार जन समर्थन मिला। इस यात्रा ने न केवल भारतीय जनता पार्टी की राजनीति को बदल कर रख दिया, बल्कि देश के भविष्य को भी एक नई राह दी। 1991 का वो दौर जब आतंकवाद अपने चरम पर था, उसी दौरान भाजपा ने कश्मीर के लाल चौक पर तिरंगा फहराने का निर्णय लिया। दिसंबर 1991 में भाजपा के तत्कालीन अध्यक्ष डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी के नेतृत्व में एकता यात्रा निकाली गई। श्रीनगर के लाल चौक पर 26 जनवरी 1992 को तिरंगा फहराकर डॉक्टर जोशी ने भारत की एकता और अखंडता का संदेश दिया। वर्ष 1996, 1998 और 1999 में 3 लोकसभा चुनाव हुए, जिसमें भाजपा सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी और श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने देश को सफल नेतृत्व दिया। इसके बाद भाजपा को विपक्ष में बैठने का निर्णय मिला और भाजपा ने यहां भी एक सजग और जनता की आवाज उठाने वाले सशक्त विपक्ष की भूमिका निभाई। आज केंद्र और अनेक राज्यों में भाजपा और इसके गठबंधन की सरकारें अंत्योदय एवं एकात्म मानववाद के आधार पर जन कल्याण के कार्य कर रही है। आज भाजपा विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। इस पार्टी को लाखों करोड़ों कार्यकर्ताओं ने सींचा है और आज भी इसके समर्पित कार्यकर्ता नेपथ्य में रहकर मां भारती की सेवा कर रहे हैं। भाजपा का लगातार हो रहा देश में विस्तार इस बात का प्रतीक है कि लोगों की आस्था और विश्वास पार्टी नेतृत्व में बढ़ रहा है। पार्टी को देश के कोने कोने से अपार जन समर्थन मिल रहा है। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भी अनेक अभिनव व लोक कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से पार्टी के अंत्योदय के प्रण को पूर्ण करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। मौजूदा सरकार की ओर से सबका साथ, सबका विकास के मंत्र पर सफलतापूर्वक काम हो रहा है। देश की जनता से पार्टी को मिल रहा अपार जन समर्थन भी एक तरह का आंदोलन ही है। एक ऐसा आंदोलन जिसमें पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता न्यू इंडिया के स्वप्न को पूरा करने के लिए संकल्पबद्ध है। प्रभावशाली व्यक्तित्व, प्रखर चिंतक, एक आम भारतीय सा, भीड़ में गुम हो जाने वाला सामान्य सा चेहरा, जिनके दुबले पतले शरीर में समाया हुआ था आकाश सा व्यक्तित्व, समुद्र सी गहरी सोच और समय पर परिवर्तन के पदचिन्ह छोड़ जाने की
अदम्य क्षमता। ऐसे थे एकात्म मानववाद और अंत्योदय जैसे दर्शन के प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी राष्ट्र को समर्पित कर अपने प्रखर विचारों व व्यापक चिंतन से आने वाले समय में राजनीति ही नहीं वरन राष्ट्र नीति की भी नई परिभाषा दी। उनके सिद्धांतों ने एक ऐसे संगठन की नींव रखी जो आने वाले समय में देश की नीति का निर्धारण करने वाला था। दीनदयाल जी बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी थे। इस महान व्यक्तित्व में कुशल चिंतक, संगठन शास्त्री, शिक्षाविद, राजनीतिज्ञ, वक्ता व लेखक का प्रतिबिंब था। 25 सितंबर 1916 को मथुरा जिले के छोटे से गांव नंगला चंद्रभान में पंडित दीनदयाल जी का जन्म एक अति निर्धन परिवार में हुआ था। यह कहना मुश्किल है कि यह उनके जीवन की यात्रा का आरंभ था या जीवन के संघर्षों की यात्रा का। बालक दीनदयाल होश संभाल भी न पाए थे कि उनके माता पिता का देहांत हो गया। दीनदयाल जी ने सीकर के कल्याण हाई स्कूल से मैट्रिक और पिलानी के बिड़ला कॉलेज से इंटर की परीक्षा पास की। इन्हें दोनों ही परीक्षाओं में गोल्ड मेडल प्राप्त हुआ। सीकर के महाराजा ने दीनदयाल जी की प्रतिभा को देखकर उन्हें छात्रवृत्ति भी दी। फिर कानपुर के सनातन धर्म कॉलेज कानपुर से उन्होंने बीए की पढ़ाई की। जो विषय यहां पढ़ाए जाते थे, दीनदयाल जी ने उसका मन लगाकर अध्ययन किया। लेकिन दीनदयाल जी ने यहां वो शिक्षा और दीक्षा भी ली जो इस कॉलेज के पाठ्यक्रम का हिस्सा नहीं था। यहीं उनका संपर्क श्री बलवंत महाशब्दे से हुआ, जिनकी प्रेरणा से सन 1937 में वे राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ में शामिल हो गए। दीनदयाल जी के लिए यह समय व्यक्तिगत संघर्षों के साए से बाहर निकलकर राष्ट्र की समग्रता के दर्शन का साबित हुआ। दीनदयाल जी बीए करने के बाद एमए करने के लिए आगरा चले गए। यहां पर वे नानाजी देशमुख और भावराव जुगादे के साथ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की गतिविधियों में हिस्सा लेने लगे। उनमें सामाजिक जीवन के प्रति चेतना के अंकुर फूट चुके थे। उनके मामा, जिन्होंने बचपन में उनका लालन पालन किया था, उन्हें लगने लगा था कि भांजा अब पढ़ लिख गया है, परिवार के लिए कुछ करेगा। लेकिन दीनदयाल जी का परिवार तो बहुत विशाल था। समस्त भारत को उन्होंने अपना परिवार मान लिया था। दीनदयाल जी का लक्ष्य कुछ और ही था। उन्होंने अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सिविल सेवा परीक्षा में उत्तीर्ण होने के बावजूद उसका परित्याग कर दिया। उन्होंने अपने संकल्प के बारे में अपने मामा जी को जो पत्र लिखा, उसकी बानगी देखिए। राष्ट्र के प्रति समर्पण की जिद नजर आती है। जब किसी मनुष्य के किसी अंग को लकवा मार जाता है तो वो चेतना शून्य हो जाता है। इसी भांति हमारे समाज को लकवा मार गया है। उसको कोई कितना भी कष्ट क्यों न दे, पर महसूस ही नहीं होता। हर एक तभी महसूस करता है जब चोट उसके सिर पर आकर पड़ती है। हमारे पतन का कारण हमारे संगठन की कमी ही है। बाकी बुराइयां, अशिक्षा आदि तो पतित अवस्था के लक्षण मात्र ही हैं। इसीलिए संगठन करना ही संघ का ध्येय है। इसके अतिरिक्त और वो कुछ भी नहीं करना चाहता। परमात्मा ने हम लोगों को सामर्थ्य बनाया है। क्या फिर हम अपने में से एक को भी देश के लिए नहीं दे सकते? आपने मुझे शिक्षा दीक्षा देकर सब प्रकार से योग्य बनाया। क्या आप मुझे समाज के लिए नहीं दे सकते, जिस समाज के हम उतने ही ऋणी हैं? यह तो एक प्रकार से त्याग भी नहीं है, विनियोग है। समाज रूपी जीवन में खाद देना है। फिर उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। देश स्वतंत्र हो चुका था, पर समाज संगठित नहीं था। देश में कई विसंगतियां पैदा हो रही थी। उनमें सत्ता का लोभ नहीं, समाज में वैकल्पिक विचारधारा की स्थापना का दृढ़ निश्चय था।
इस उद्देश्य के लिए वे जी जान से जुट गए। दीनदयाल जी के अनुसार भारत जिन समस्याओं का सामना कर रहा है, उसका मूल कारण इसकी राष्ट्रीय पहचान की उपेक्षा है। आर्थिक योजनाओं तथा आर्थिक प्रगति का माप समाज के ऊपर की सीढ़ी पर पहुंचे हुए व्यक्ति नहीं, बल्कि सबसे नीचे के स्तर पर विद्यमान व्यक्ति से होगा। अनेकता में एकता और विभिन्न रूपों में एकता की अभिव्यक्ति भारतीय संस्कृति की सोच रही है। अब दीनदयाल जी की भूमिका बदल चुकी थी। अब चुनौती थी राष्ट्र के पुनर्निर्माण की, जिसके लिए उन्होंने लखनऊ में राष्ट्र धर्म प्रकाशन संस्था की स्थापना की और यहां से राष्ट्र धर्म नामक मासिक पत्रिका का प्रकाशन आरंभ किया। इसके अलावा उन्होंने पांचजन्य व स्वदेश के संपादन में भी सहयोग दिया। अपने सार्वजनिक जीवन में उनकी सादगी और सरलता मानो एक किंवदंती बन गई थी। उनके वैचारिक दृष्टि से ही नहीं, आचार व्यवहार में भी कार्यकर्ता उनसे बहुत कुछ सीखते थे। गंभीर से गंभीर विषय भी अपनी दैनिक गतिविधियों के बीच बड़ी सरलता से निपटा दिया करते। उनकी इन्हीं विशेषताओं के कारण उन्हें राजनीतिक क्षेत्र का दायित्व सौंपा गया। भारत माता की। श्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी, माननीय पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, भारतीय जनता पार्टी। आगे जी। भारत माता की। हमारी ये आवाज पूरा देश सुन रहा है, 10 लाख बूथों पर सुनाई दे रही है, इसलिए पूरी शक्ति के साथ बोलिए, भारत माता की। भारतीय जनता पार्टी, श्री नरेंद्र मोदी, श्री नरेंद्र मोदी, श्री जेपी नड्डा। भारत माता की। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। अभी आपके सामने कुछ कलाकार धरती पुकारती पर आपके सामने एक प्रस्तुति रखेंगे। धरती पुकारती प्रस्तुति रितेश जैन जी चालू कराइए। नमस्कार। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के शुभागमन पर उनकी एवं माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी की प्रेरणा से सृजित एवं नन्ही बालिकाओं के छोटे से समूह द्वारा अभिनीत एक संदेश नाटिका आपके सम्मुख प्रस्तुत होने जा रही है। नदियाँ, जंगल, झरने, पर्वत, रखना इन्हें संभाल कर। धरती माँ की अपने किसान पुत्रों से प्राकृतिक खेती के लिए एक ममतामयी गुहार। आइए देखते हैं और समझते हैं लघु नाटिका जिसका नाम है धरती कहे पुकार के।
बिना रुके, बिना थके आप सभी का बच्चों की तरह पालन पोषण कर रही हूँ। मैं तब भी थी जब आप लोग नहीं थे, और मैं तब भी रहूंगी जब आप लोग नहीं रहेंगे। पर अब ऐसा लगता है कि मैं थक रही हूँ। आपकी धरती माँ थक रही है। रसायनों का छिड़काव, रासायनिक खाद और इन सब के कारण पानी एवं हवा में जहरीलापन, यही कारण है कि मैं थक रही हूँ। उफ! क्या आप जानते हैं कि इन रसायनों के जहरीलेपन से मेरी मिट्टी वैसे ही जलती है जैसे आपके शरीर पर कोई तेजाब डाल दे। लगता है मेरे बच्चों को मेरे दुख का अंदाजा नहीं है। मेरी मिट्टी बंजर हो रही है। ये रसायन मेरी मिट्टी के उपजाऊपन को खत्म कर रहे हैं और उसमें पाए जाने वाला नमक मेरे शरीर पर मिर्च की तरह जल रहा है। मेरी फसलों की पैदावार कम हो रही है। मैं धीरे धीरे और थक रही हूँ। लेकिन अब मुझे याद आता है कि पहले मैं बहुत सुंदर थी, बहुत प्रसन्न थी, हमेशा हंसती थी। मुझे अब भी याद है। मैं तुम्हारी माँ सुंदर क्यों ना होती? मुझे तो सुंदर होना ही था, क्योंकि बीते जमाने में आप मेरे बच्चे ही तो अपनी माँ के रखवाले थे। आप लोग प्राकृतिक खेती करते थे, और फिर हमारी सभ्यता में तो प्रार्थना भी धरती कल्याण की है। ओम द्यौ शांति, अंतरिक्षः शांति, पृथ्वी शांति, ओषधयः शांति, वनस्पतयः शांति। ओम शांति शांति शांति। नदियाँ जंगल झरने पर्वत रखना इन्हें संवार के, इनको रौंदा तुम न बचोगे धरती कहे पुकार के। बेमौसम की वर्षा होती, कहीं पे मिट्टी बंजर बनती, बंजर मिट्टी और भी तपती, धरती कहे पुकार के। हजारों साल से मनुष्य धरती की गोद में रहता आया है, लेकिन आज मैं आपसे पूछती हूँ कि आपने इसके बदले धरती माँ को क्या दिया? ये जहरीले रसायन व प्राकृतिक खाद जो मिट्टी को बंजर कर रहे हैं, उर्वरकता को बर्बाद कर रहे हैं। आप अच्छी पैदावार के लालच में जो रासायनिक खाद अपने खेतों में डाल रहे हैं, वो अभी तो लाभ देगी, लेकिन लंबे समय में उसी रासायनिक खाद का नुकसान भी है। रासायनिक खाद जहर समान है, और तो और फसलों में पानी की खपत भी बढ़ गई है, जिससे खेती की लागत बढ़ रही है और पानी का स्तर जमीन के काफी नीचे जा रहा है। बच्चों, मैं तुम्हारी माँ हूँ। मैंने तुम्हें सुख से जीने के लिए पर्याप्त संसाधन दिए हैं, पर तुम्हारे लालच की पूर्ति के लिए नहीं दिए। ऐसा लगता है कि थोड़ी सी अधिक पैदावार और अपने लालच के लिए आप सब अपनी अगली पीढ़ी, अपने बच्चे के भविष्य के बारे में सोचना भूल गए हैं। सोचो, क्या तुम अपने बच्चों को ऐसे खेत देना चाहते हो जो बंजर हो? अभी न संभले मेरे बच्चे तो फिर तुम पछताओगे। नेचुरल फार्मिंग न हुई तो हाथ धरे रह जाओगे। माँ का शोषण कौन है करता, कौन है मिट्टी जहर से भरता। जब से जैविक खाद को छोड़ा, खुशहाली से नाता तोड़ा। अभी न संभले मेरे बच्चे तो फिर तुम पछताओगे, तो फिर तुम पछताओगे। लेकिन धरती माँ
आपको सुरक्षित और प्रसन्न रखने का उपाय क्या है? एक ही उपाय है, धरती एक, परिवार एक, भविष्य एक। इस मूल मंत्र को आत्मसात कर लो। प्राकृतिक संसाधन को बचाओ, प्राकृतिक खेती को अपनाओ और परंपरागत देसी पद्धति से जैसे गो आधारित उत्पाद, जीवामृत, बीजामृत, पंचगव्य, गोमूत्र, छाछ का उपयोग करो ताकि मिट्टी की उत्पादकता बनी रहे। याद रखना, मैं माटी हूँ, माँ होना मेरे नाम में बसा है। पोषण करने के लिए ही मैंने जन्म लिया है। करोड़ों सालों तक धरती पर सांसों की डोर आगे बढ़ाई। पेट भरा जब सबका, तभी मैंने संतुष्टि पाई। वो माँ हूँ मैं सबकी, जिसने जन्म न देकर भी जीवन संभव बनाया। अन्नदाता मेरे पुत्र किसान, तुमने ही तो इसमें मेरा साथ निभाया। दिन रात सींच पसीने से मुझको हर मुंह तक रोटी पहुंचाई। जब तुमने माथे मुझे लगाया, मैं हरियाली बनकर मुस्काई। मिट्टी बंजर होने से या धरती के नुकसान से किसी एक देश, एक द्वीप, एक समाज या एक धर्म का नुकसान नहीं है, बल्कि सभी का है, क्योंकि सभी आपस में बंधे हैं। धरती की श्रृंखला टूटी, माला टूटी, सब बिखर जाएंगे, सब खत्म हो जाएंगे। धरती एक परिवार के जैसी, सबका भविष्य है केवल एक। धरती एक परिवार के जैसी, सबका भविष्य है केवल एक। बचेगी धरती, सभी बचेंगे, जीवन पथ की मालाएं। अरे जीवन पथ की मालाएं। हीरा माणिक पन्ना मोती, माना सबके रूप अनेक। हीरा माणिक पन्ना मोती, माना सबके रूप अनेक। और बचेगी धरती, सभी बचेंगे, जीवन पथ की मालाएं। जीवन पथ की मालाएं। अरे जीवन पथ की मालाएं। दिनांक 21 सितंबर 1951 के ऐतिहासिक दिन को दीनदयाल जी ने उत्तर प्रदेश में एक राजनीतिक इसी सम्मेलन में ताली लगाइए सभी के लिए। बहुत अच्छी प्रस्तुति। बोलिए भारत माता की, धरती माता की, धरती माता की। भारतीय जनता पार्टी, श्री नरेंद्र मोदी जी, श्री नरेंद्र मोदी जी। भारत माता की, धरती माता की, धरती माता की, भारत माता की। अभी कलाकारों से निवेदन है कि वो या तो बैठ जाएं यहीं पे स्टेज पर, या नीचे साथियों से निवेदन है इनको उतार के बिठा दीजिए। और रितेश जैन जी, कार्यक्रम को आगे चलाइए। माननीय प्रधानमंत्री जी कुछ ही समय में हमारे मध्य पहुंचने वाले हैं। भारत माता की। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने भारतीय जनसंघ के प्रथम अखिल भारतीय सम्मेलन की अध्यक्षता की। दीनदयाल जी में संगठन का अद्वितीय और अद्भुत कौशल था। समय बीतने के साथ भारतीय जनसंघ की विकास यात्रा में वो ऐतिहासिक दिन भी आया जब सन 1968 में विनम्रता की मूर्ति इस महान नेता को दल के अध्यक्ष के रूप में प्रतिष्ठित किया गया। अपने उत्तरदायित्व के निर्वहन और जनसंघ के देशभक्ति के संदेश को लेकर दीनदयाल जी ने दक्षिण भारत का भ्रमण किया। पंडित दीनदयाल जी की कुशल संगठन क्षमता के लिए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कहा था कि अगर भारत को 2 दीनदयाल मिल जाते तो भारत का राजनीतिक परिदृश्य ही अलग होता। इससे पहले कि जनसंघ राजनीतिक ताकत बन पाता,
डॉक्टर मुखर्जी की रहस्यमय परिस्थितियों में मृत्यु हो गई। नवजात पार्टी को संभालने की जिम्मेदारी दीनदयाल जी के कंधों पर आ गई। राजनीतिक कार्य करते हुए भी संगठनात्मक कार्य उनके लिए सर्वोपरि था। उन्होंने 1967 में जनसंघ के कालीकट अधिवेशन में पार्टी का अखिल भारतीय अध्यक्ष का पद तब स्वीकार किया जब दल के संगठनात्मक नींव डालने का कार्य पूर्ण हो गया। 11 फरवरी 1968 को वज्राघात हुआ जब सारे देश ने उनकी हत्या का समाचार सुना। पूरा देश शोकाकुल हो गया। लेकिन जाने से पहले वो देश को दे गए एक ऐसा दर्शन जो देश के मानस पटल से लुप्त होने लगा था। उन दिनों देश समाजवाद और पूंजीवाद के द्वंद्वों से गुजर रहा था। तब के राजनीतिक नेतृत्व को भारतीय सनातन। आप सभी बैठ जाइए। प्रधानमंत्री जी का आगमन होने लगा। जो पीछे खड़े हैं भाई साहब, आप सेल्फी खींच रहे हैं, बैठिए। आप भी बैठिए भाई साहब। ये पहली पंक्ति छोड़ दीजिए। भारत माता की, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी, श्री नरेंद्र मोदी जी, श्री नरेंद्र मोदी जी। आप सभी से मेरा अनुरोध है, आप अपने अपने स्थान लेकर बैठ जाएं। जिस घड़ी का हम सभी को इंतजार था, माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी कुछ ही क्षणों में हमारे बीच में होंगे। मैं आपसे बार बार अनुरोध कर रही हूँ, जो आवाजाही चल रही है आप थोड़ा रोक दें, आप अपना अपना स्थान लेकर बैठ जाएं। बस कुछ ही क्षणों का इंतजार है। आज कहीं से अपने विकास का मॉडल ढूंढ रहा था। एकात्म मानव दर्शन इस अंकुर के वट वृक्ष बनने की यात्रा अभी जारी है। दीनदयाल जी के एकात्म मानववाद और अंत्योदय के सपने को साकार करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार दृढ़ संकल्प है। जून 1947 जब दिल्ली के एक कमरे में करीब दर्जन भर लोग मिलकर करोड़ों लोगों का भविष्य लिखने जा रहे थे। करीब 1.5 दशक से मुस्लिम लीग जिस पाकिस्तान की रट लगा रही थी, वो आज कागजों में उनके सामने सच होने जा रहा था। सिर्फ 2 हफ्तों में भारत के खंडित होने की योजना पर मोहर लग गई। भगवान राम के बेटे लव का बसाया लाहौर, ढाकेश्वरी माता का तीर्थ ढाका, गुरु नानक देव जी का जन्म स्थान ननकाना अब 2 टुकड़ों में बंटने जा रहा था। और अगर कोई इस विभाजन की योजना से अनभिज्ञ था, तो वो थी भारत की मासूम और निर्दोष जनता, जिस पर यह विभाजन कहर बनकर टूटने वाला था। 1947 को अंग्रेजों द्वारा किया विभाजन देश का पहला विभाजन नहीं था। अंग्रेज इससे पहले 1905 में भी बंगाल का विभाजन कर चुके थे, लेकिन उस विभाजन का पहले बंगाल में और फिर पूरे देश में इतना मुखर विरोध हुआ कि अंग्रेजों को 1911 में अपना फैसला वापस लेना पड़ा था। विभाजन का जो काम अंग्रेज 1905 में नहीं कर पाए, वो 1947 में करने में कैसे सफल हो गए? तो जो बात 1905 के बंगाल को 1947 के भारत से अलग बनाती है, वो है कांग्रेस पार्टी, मुस्लिम लीग और भारतीय कम्युनिस्ट। 1905 में बंगाल विभाजन के विरोध के बीच ही 1906 में मुस्लिम लीग का जन्म संयुक्त बंगाल के ढाका में हुआ।
बंग भंग आंदोलन के बाद जन्मी मुस्लिम लीग ने 1909 में मार्ले मिंटो सुधार के नाम पर पृथक निर्वाचन प्रणाली मांग से शुरू करके अगले 30 साल में अलग इस्लामिक राष्ट्र पाकिस्तान के नाम पर भारत को मजहब के नाम पर बांट कर रख दिया। 1920 के तुर्की के खलीफा के समर्थन में चलाए गए कांग्रेस के खिलाफत आंदोलन ने मुस्लिम कट्टरपंथियों को यकीन दिला दिया कि वे अपनी गैर जरूरी मांग पर भी कांग्रेस के नेतृत्व को मना सकते हैं। इसके बाद 1930 में अल्लामा इकबाल ने पहली बार मुस्लिम लीग के अधिवेशन में अलग इस्लामिक राष्ट्र की रूपरेखा रखी। इकबाल की कल्पना के इस अलग इस्लामिक देश के लिए पाकिस्तान नाम सबसे पहले चौधरी रहमत अली ने प्रयोग किया। जब 1933 के तीसरे गोलमेज सम्मेलन में चौधरी रहमत अली ने पाकिस्तान अभी नहीं तो कभी नहीं नाम के पर्चे बांटे और करीब 7 साल बाद 1940 में लाहौर अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने पहली बार पाकिस्तान नाम के अलग इस्लामिक देश का प्रस्ताव पास किया और 1947 में 10 लाख लोगों की लाश पर चढ़कर एक अलग इस्लामिक देश बना लिया। और जिस भारत ने 1905 में बंगाल का विभाजन नहीं होने दिया, वो भारत 1947 में भारत विभाजन नहीं रोक पाया, क्योंकि कांग्रेस के जिन नेताओं पर लीग के सामने खड़े होने की जिम्मेदारी थी, उन्होंने अंत समय में बिना भारत के लोगों को विश्वास में लिए विभाजन का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। देश तोड़ने के इस खेल में एक हिस्सा भारत के कम्युनिस्टों ने भी निभाया, जब कम्युनिस्ट नेताओं ने भारत को 14 राष्ट्रों का समूह बताते हुए भारत विभाजन को मुस्लिम राष्ट्र के आत्मनिर्णय का अधिकार बता दिया। साल 1945 में अग्रणी कम्युनिस्ट सिद्धांतकार कॉमरेड जी अधिकारी ने मुस्लिम लीग की मांग को न्याय संगत बताते हुए एक थीसिस दी। उनके शब्दों में 1940 से कम्युनिस्ट पार्टी ने यह देखना शुरू कर दिया कि तथाकथित सांप्रदायिक समस्या वास्तव में बढ़ती राष्ट्रीयताओं की समस्या है, जिसे आत्मनिर्णय के अधिकार के माध्यम से हल किया जा सकता है। यदि हम इसके प्रगतिशील सार को देखें तो पाकिस्तान की मांग वास्तव में पंजाब, पठान, सिंध, बलूचिस्तान और पूर्वी प्रांतों की मुस्लिम राष्ट्रीयताओं के क्षेत्रों के आत्मनिर्णय के अधिकार की मांग है। जब देश का विभाजन हकीकत बनना तय हो गया, तब सर रेडक्लिफ को भारत और पाकिस्तान की सरहद तय करने की जिम्मेदारी सौंपी गई। रेडक्लिफ इससे पहले कभी भारत नहीं आए थे। उन्हें भारत की सांस्कृतिक विरासत, सभ्यता, मूल्यों, तीर्थों के विषय में कोई जानकारी नहीं थी। 3 सप्ताह में तय कर लिया गया कि कौन सा हिस्सा पाकिस्तान कहलाएगा और कौन सा हिस्सा हिंदुस्तान। सदियों से एक जैसे इतिहास, भाषा, बोली, खान पान लिए रह रहे लोग, गांव और शहर रातों रात 2 देश बन गए। करीब 1.5 करोड़ लोग रातों रात बेघर हो गए और करीब 10 लाख से अधिक लोग इस विभाजन के नाम पर काल के गाल में समा गए। ये विभाजन, जिसने आगे चलकर पूर्वी पाकिस्तान में एक नए नरसंहार को जन्म दिया। शहर के शहर रातों रात खंडर में बदल गए। शहर दर शहर दंगे और आगजनी शुरू हो गई। वो लोग जो हवेलियों में रहते थे, वो अब रातों रात रिफ्यूजी बन चुके थे। अपना सब कुछ लुटाकर लोग सड़ी गर्मी और बरसात में मीलों तक फैले काफिले हजारों की तादाद में अपनी जान बचाकर चले आ रहे थे। सबसे बुरा हाल महिलाओं का हुआ, जिन्हें इस विभाजन की सबसे क्रूर कीमत चुकानी पड़ी। सैकड़ों महिलाओं का अपहरण और बलात्कार किया गया। उन्नीस 1940 के दशक में भारत की ही भांति नरसंहार झेलने वाले यहूदियों की विभीषिका को आज पूरा संसार जानता है। 27 जनवरी को आज पूरा विश्व होलोकास्ट दिवस के तौर पर मनाता है। लेकिन इस विभाजन की कभी न भूली जा सकने वाली त्रासदी को भारत माता की। हमारे बीच आदरणीय प्रधानमंत्री जी पहुंच चुके हैं। कुछ ही क्षण में वो हम सबके बीच होंगे।
मोदी 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 मोदी। सब मिलके मध्य प्रदेश की धरती पर स्वागत है विश्व के लोकप्रिय प्रधानमंत्री मोदी 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 मोदी। भारत माता की, भारत माता की। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। नरेंद्र मोदी, श्री नरेंद्र मोदी। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मेरे हर स्वर के साथ आपकी आवाजें लगातार तेज होनी चाहिए, वो उत्साह होना चाहिए। भारत माता की, भारत माता की। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। श्री नरेंद्र मोदी, श्री नरेंद्र मोदी। भारत माता की, भारत माता की। मोदी 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 मोदी। सभागृह में ये गूंज लगातार होनी चाहिए। माननीय श्री प्रधानमंत्री के स्वागत में भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। भारत माता की, भारत माता की। श्री नरेंद्र मोदी, श्री नरेंद्र मोदी, श्री नरेंद्र मोदी, श्री नरेंद्र मोदी, श्री नरेंद्र मोदी। लगातार आपकी तरफ से आवाजें गूंजती हुई आनी चाहिए। मोदी 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 मोदी। मोदी। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। श्री नरेंद्र मोदी, श्री नरेंद्र मोदी। सभी की आवाजें आनी चाहिए।
और सभागृह से ये गूंज लगातार मोदी 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 मोदी। श्री नरेंद्र मोदी, श्री नरेंद्र मोदी, श्री नरेंद्र मोदी, श्री नरेंद्र मोदी 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 मोदी। मेरा सभी अतिथियों से निवेदन है कि दीप प्रज्वलित करके जी मेरा माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध है कि भारत माता के आगे दीप प्रज्वलित करके कार्यक्रम की शुभारंभ करें। भारत माता की, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, श्री नरेंद्र मोदी, श्री नरेंद्र मोदी। मैं राष्ट्रगीत के लिए मैं आप सभी से अनुरोध करूंगी, राष्ट्रगीत के लिए अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं। बहन फागुनी से अनुरोध है, मंच पर आएं। है ना? हाँ, शुरू करें। वंदे मातरम, वंदे मातरम, सुजला सुफला मलयज शीतला, सश्यामला मातरम, वंदे मातरम। शुभ्र ज्योत्स्ना पुलकित यामिनी, पुल्यकुसुमित द्रुमदल शोभिनी, सुहासिनी सुमधुर भाषिणी, सुखदा वरदा मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।
की। मैं माननीय श्री शिवराज सिंह जी चौहान हमारे प्रिय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगी कि माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रिय प्रधानमंत्री और पूरे विश्व के लोकप्रिय नेता का फूल पुष्पगुच्छ द्वारा स्वागत करें। अब मैं निवेदन करूंगी श्री वीडी शर्मा जी से कि राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा का स्वागत पुष्पगुच्छ द्वारा करें। क्या करें? मैं माननीय श्री विष्णुदत्त शर्मा जी से अनुरोध करूंगी कि मंच पर आए और स्वागत भाषण करें। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। आज हमारा सौभाग्य है मध्य प्रदेश की इस पावन धरती पर विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता, भारत के अद्वितीय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी आज मेरा बूथ सबसे मजबूत इस कार्यक्रम में हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं चाहता हूं जोरदार तालियों से माननीय प्रधानमंत्री जी का हम अभिनंदन करें। हमारे बीच आज माननीय प्रधानमंत्री जी उपस्थित हैं। हमारे बीच उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के सम्मानीय राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी, हम उनका हृदय से स्वागत करते हैं। मध्य प्रदेश के हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान हमारे बीच में उपस्थित हैं, उनका भी हम अभिनंदन करते हैं। आज इस मेरा बूथ सबसे मजबूत इस कार्यक्रम में पूरे देश भर के यहां पर उपस्थित अंडमान निकोबार से लेकर केरल से कश्मीर तक, कन्याकुमारी से लेकर के पूरे राज्यों के माननीय प्रधानमंत्री जी 501 लोकसभा के जो चयनित हमारे जो कार्यकर्ता हैं, आपकी भावना के अनुरूप आज पूरे देश के कार्यकर्ता यहां पर उपस्थित हैं। मैं आप सबका भी आज इस कार्यक्रम में बहुत अभिनंदन और स्वागत करता हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी, हम आपका हृदय से भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश अभिनंदन करती है कि आपने मेरा बूथ सबसे मजबूत इस अभियान के लिए जो चयनित कार्यकर्ता यहां पर उपस्थित हैं, जो अल्पकालीन विस्तारक के तौर पर जा रहे हैं, आपने मध्य प्रदेश की धरती को चुना। इसके लिए मैं आपका बहुत हृदय से भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के कार्यकर्ताओं की ओर से बहुत हृदय से स्वागत करता हूं, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी, मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी ने आपकी भावना के अनुरूप श्रद्धेय कुशाभाऊ ठाकरे जी के जन्म शताब्दी वर्ष पर हम सब लोगों ने मिलकर के बूथ विस्तारक अभियान 10 दिन और 10 दिन में 100 घंटे का समर्पण करके बूथ विस्तारक अभियान के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं ने, सभी नेतृत्व ने मिलकर के अभियान जब चलाया था,
प्रत्येक बूथ को डिजिटल बनाने का अभियान मध्य प्रदेश के अंदर आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश में 39,15,327 कार्यकर्ता पन्ना प्रमुख पन्ना समिति तक और प्रत्येक बूथ 64,100 बूथों पर डिजिटलाइजेशन करके आज बूथ सशक्तिकरण के अभियान में मध्य प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। माननीय प्रधानमंत्री जी, मध्य प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं ने मिलकर के जो हमारे 10,906 हमारे शक्ति केंद्र हैं उन पर 2 क्लस्टर बना करके अभी भारतीय जनता पार्टी ने पूरे मध्य प्रदेश के अंदर बूथ विजय संकल्प का अभियान लिया। उस बूथ विजय संकल्प के अभियान में 5,400 क्लस्टर में सभी कार्यकर्ता 10 और 12 बूथों के बैठ करके साथ में एक साथ कम्युनिटी के भाव के साथ जिसकी भावना आपकी हमेशा रहती है, टिफिन बैठक से लेकर सामूहिक भोजन के साथ, खेल कूद के साथ, आज मुझे बताने में इस बात के लिए कि पूरे कार्यकर्ताओं ने मध्य प्रदेश के अंदर बड़ी संख्या में 5,400 में से लगभग 93% स्थानों पर बूथ विजय का संकल्प आपकी भावना के अनुसार मध्य प्रदेश के अंदर सभी कार्यकर्ताओं ने लिया है। आज मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं ने संगठन ऐप के माध्यम से प्रत्येक बूथ को जिस प्रकार से मन की बात का आपका जो कार्यक्रम है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमेशा हम सब लोगों को पाथे दिया कि मन की बात का कार्यक्रम प्रत्येक बूथों तक हो। माननीय प्रधानमंत्री जी 64,100 बूथों में ऑनलाइन जो डिजिटली संगठन ऐप के ऊपर 25,923 बूथों तक मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हुआ और बाद में लगभग 51,000 बूथों तक भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के कार्यकर्ताओं ने ऑफलाइन मन की बात के कार्यक्रम को पूरे मध्य प्रदेश के अंदर करने का प्रयास किया है। हम प्रतिमाह जिले की बैठक के साथ मंडल और मंडल के बाद शक्ति केंद्र और आपकी मन की बात के कार्यक्रम में प्रत्येक बूथ की बैठक का हमने ये प्रयास किया है कि लगातार हम इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। मध्य प्रदेश के संगठन में आज लगातार इस दिशा में आपकी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की हमारे नेतृत्व की भावना के अनुरूप मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी इस दिशा में लगातार काम करते हुए हम सब आपके आशीर्वाद से मध्य प्रदेश के काम के सुदृढ़ीकरण को करने का प्रयास कर रहे हैं। आज मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का मध्य प्रदेश के मन में मोदी जी और मोदी जी के मन में मध्य प्रदेश की उत्कंठ भावना के साथ मैं आपका मध्य प्रदेश में आज इस कार्यक्रम में बहुत हृदय से मध्य प्रदेश की कार्यकर्ताओं की ओर से स्वागत करता हूं, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। मैं माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी, हमारे प्रिय मुख्यमंत्री और लाडली बहनों के भाई और भांजियों के प्यारे मामा, आपसे अनुरोध करूंगी कि आप संबोधन दें। भारत माता की, भारत के करोड़ों करोड़ जनता के हृदय के हार, भारत के मुकुटमणि और दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता सम्मानीय श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, दुनिया की सबसे बड़ी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, जिनके नेतृत्व में हम काम कर रहे हैं, आदरणीय श्रीमान जगत प्रकाश नड्डा जी, मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष आदरणीय बीडी शर्मा जी, सभी आदरणीय पदाधिकारीगण, यहाँ बैठे और हर बूथ पर सुन रहे कार्यकर्ता बहनों और भाइयों, हम सौभाग्यशाली हैं
कि हमने भारत में जन्म लिया। हम सौभाग्यशाली हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, और हम सौभाग्यशाली हैं कि ऐसे समय हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते काम कर रहे हैं जब श्रीमान नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री और हमारे नेता हैं। मोदी जी के नेतृत्व में देश ने प्रगति और विकास का एक नया इतिहास रचा है। जन कल्याण और गरीब कल्याण का एक नया अध्याय लिखा है। मोदी नाम आज मंत्र बन गया है। जहां मोदी जी जाते हैं दुनिया झूम जाती है और हर देश मोदी मंत्र का उच्चारण करता है। अभी अमेरिका की संसद में जब हमारे प्रधानमंत्री जी बोले तो 79 बार अमेरिका की संसद में सांसदों ने तालियों की गड़गड़ाहट से मोदी जी का स्वागत किया, और 15 बार, ये देश के लिए गर्व का विषय है, मन आनंद से भर जाता है। 15 बार अमेरिका के सांसदों ने खड़े रहकर माननीय मोदी जी को सम्मान दिया उनके भाषण के बीच में। एक वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न, समृद्ध और शक्तिशाली भारत का निर्माण उनके नेतृत्व में हो रहा है। मोदी जी ने भारत के योग को, ज्ञान को, विज्ञान को, अध्यात्म को, पर्यावरण को, वसुदैव कुटुंबकम के संदेश को, विश्व का कल्याण हो के संदेश को, और सर्वे भवन्तु सुखिनः के संदेश को दिया है। और इसलिए सचमुच में भारतीय जनता पार्टी का काम मतलब भारत का काम हो गया है। और इसलिए कार्यकर्ता मित्रों, जब हम भारतीय जनता पार्टी का काम करते हैं तो केवल एक राजनीतिक दल का काम नहीं करते, हम हमारे देश के लिए काम करते हैं, हम विश्व के कल्याण के लिए काम करते हैं। मोदी जी केवल हमारे नेता नहीं हैं, मोदी जी हमारे मार्गदर्शक भी हैं, गाइड भी हैं, फिलासफर भी हैं, और इससे आगे बढ़ के कहूँ तो वो हमारे बड़े भाई भी हैं। जिस स्नेह से और प्रेम से विदेश की यात्रा समाप्त करके वो बूथ के कार्यकर्ताओं से संवाद करने आए हैं, अपने आप में ये अद्भुत बात है मेरे कार्यकर्ता बहनों, ये अद्भुत है सचमुच में। आज वो हमसे संवाद करेंगे, लेकिन आप सौभाग्यशाली है कि संवाद के लिए चुने गए हैं अपने परिश्रम के आधार पर। मैं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आप सबका स्वागत करता हूं इस संकल्प के साथ कि कभी स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था महानिशा का अंत निकट है, सुदीर्घ रंजी समाप्त हुई जान पड़ती है। भारत माता एक बार अंगड़ाई लेके फिर से उठ के खड़ी हो रही है और विश्व गुरु के पद पर अधिष्ठित हो रही है। मैं भाव भरे हृदय से कहता हूं, जो स्वामी विवेकानंद जी ने कहा वो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में साकार हो रहा है। भारत विश्व गुरु होगा, और इसलिए भारतीय जनता पार्टी का जीतना देश के लिए भी जरूरी है और प्रदेशों के लिए भी जरूरी है। और इसलिए आने वाले जो 5 विधानसभा के चुनाव हैं उनमें हम ये संकल्प लेकर जाएंगे कि मोदी जी के नेतृत्व में, नड्डा जी के संगठन कौशल में और आप सब कार्यकर्ताओं के बूथ पर जो परिश्रम आप करेंगे, बूथ जीता तो चुनाव जीते, इस मंत्र के साथ आप चुनाव के मैदान में जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश सहित 5 राज्यों में भी शानदार सफलता प्राप्त करेगी और 2024 में ऐतिहासिक बहुमत से फिर हम जीतेंगे और मोदी जी फिर देश का और दुनिया का नेतृत्व करेंगे। एक बार फिर मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का, आदरणीय नड्डा जी का और आप सब कार्यकर्ता बहनों और भाइयों का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बोलिए भारत माता की। और मध्य प्रदेश में इसलिए नर्मदा मैया की, हर हर नर्मदे। धन्यवाद। मैं विश्व के सबसे बड़ी
पार्टी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी से अनुरोध करूंगी कि मंच पर आएं और स्वागत भाषण से संबोधित करें। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आज के इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री सम्माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी, मंच पर उपस्थित मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भाई शिवराज सिंह चौहान जी, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष मध्य प्रदेश के श्री वी.डी. शर्मा जी, यहाँ उपस्थित अल्पकालीन विस्तारक के रूप में निकलने वाले हमारे हजारों कार्यकर्ता और 15,000 मंडलों से और 10 लाख बूथ से डिजिटल माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से, टेलीविज़न के माध्यम से जुड़े हुए हमारे सभी वरिष्ठ पदाधिकारी, कार्यकर्ता बंधु और मीडिया के मेरे साथी, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथी, यह हम सबका सौभाग्य है कि आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हम सब लोगों को मार्गदर्शन मिलने वाला है और हम सब लोग उनके मार्गदर्शन के पश्चात अल्पकालीन विस्तारक स्थान स्थान पर जाकर के काम करने वाले हैं। सबसे पहले तो मैं अपनी ओर से हमारे सभी अल्पकालीन विस्तारक जो निकल रहे हैं उनकी ओर से और जो हमारे लाखों कार्यकर्ता इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से जुड़े हैं उन सब की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। मित्रों, यह हम सब के लिए सौभाग्य की बात है कि हमारे प्रधानमंत्री जी, जो देश के सबसे बड़े प्रशासक हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, देश के प्रशासन की बारीकियों में दिन रात व्यस्त रहते हैं, लेकिन जब पार्टी की बात आती है तो आप कभी भी हमें समय देने से नहीं हिचकते। हमेशा समय देकर के व्यस्ततम कार्यक्रम में भी आप अपने आप को जोड़ करके पार्टी के साथ खड़े होते हैं। हम सबके लिए यह भी सौभाग्य की बात है कि यदि हमारे प्रधानमंत्री जी एक कुशल प्रशासक भी हैं तो वह सही रूप में संगठन के एक संगठक भी हैं। उनके मूल में, उनके कार्य पद्धति में संगठन रचा बसा है। उन्होंने अपना जीवन संगठन में खपा दिया और बूथ स्तर से काम का देखते हुए उन्होंने देश का नेतृत्व किया और पार्टी को और देश को दुनिया के नक्शे पर खड़ा करने का काम किया तो आदरणीय मोदी जी ने किया है। ऐसी शख्सियत का हम सब लोगों को समय मिलना और विशेष करके उनका मार्गदर्शन मिलना, ये हम सब के लिए प्रफुल्लित करने वाला विषय भी है, गौरवान्वित करने वाला विषय भी है और हम लोगों को इसमें से जो संस्कार मिलते हैं उसको अपने में समाहित करने का भी अवसर है। इसलिए मैं पुनः प्रधानमंत्री जी को हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। ये जो अल्पकालीन विस्तारक व्यवस्था की बात है और विशेष करके मेरा बूथ सबसे मजबूत का विषय है, इसकी भी सोच, इसका भी विचार आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हम सब लोगों को संसदीय पार्टी की बैठक में सांसदों के समक्ष रखा था
उन्होंने हम लोगों के सामने इस बात को रखा कि जो कमजोर बूथ हैं उनको मजबूती प्रदान करने की आवश्यकता है। और इसीलिए पार्टी ने हर लोकसभा में ऐसे 100 विधानसभाएं निकाली और हर विधानसभा में ऐसी 25 विधानसभाएं निकाली जहां हम कमजोर थे और उस पर बूथ सशक्तिकरण का काम चला और उसको आगे बढ़ाने का काम हुआ। इसी विचार में से आदरणीय